हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, दिसंबर के यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और इसके आंसर की कभी भी आ सकती है। और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स, जून के जो एग्ज़ाम्स हैं यूजीसी नेट के, उनकी डेट भी आ चुकी है और उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 जून से 21 जून के बीच की है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और इसी के लिए मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के अध्यायवार पीवाईक्यू क्वेश्चंस ले आई हूँ, ताकि आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर सकें और किस चैप्टर में किस तरह के कौन से टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से कम पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इसके पहले के वीडियो में दोस्तों हम लोगों के 120 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, 120 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, जब व्यक्ति किसी विकल्प को समन्वेषित करते हैं या किन्हीं क्रियाओं से प्रतिबद्ध होते हैं, तादात्म्य विसरण घटित होता है। और कथन दूसरा है, तादात्म्य पुरोबंध निषेध संवेशन के बिना प्रतिबद्धता होती है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन पहला गलत है किंतु दूसरा दोस्तों सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहचान एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग प्रदर्शित करती है। व्यक्ति को उनके व्यवहार, विश्वासों और विकल्पों के आधार पर अवधारणा को अनूठे तरीके से संदर्भित करती है। यह तादात्म्य विचरण किसी व्यक्ति का विशिष्ट पहचान स्थापित न कर पाने की स्थिति है और यह अक्सर युवा पीढ़ी में देखने को मिलता है। तादात्म्य पुरोबंध निषेध संवेशन के बिना प्रतिबद्धता होती है। अतः पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। सूची 1 में का एक है, ए दिया गया है दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत, तो इसका सही होगा लॉरेंस कोलबर्ग। बी दिया गया है तरल बुद्धि का सिद्धांत, इसका सही है रेमंड कैटल। सी है स्वीकृत बुद्धि का सिद्धांत, इसका सही होगा जॉन हॉर्न। और ऋण स्थगन का होगा एरिक एरिक्सन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सटीकता से दृश्य एवं स्थानिक वस्तुओं के प्रत्यक्षण की योग्यता मानव की किस योग्यता से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्थानिक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धि की बहुविध सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार बालक में जन्मजात सभी प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। कुछ प्रकार की बुद्धि वह सामाजिक वातावरण में आकर भी सीखता है। बुद्धि का बहुविध सिद्धांत अधिगमकर्ता को सीखने में सहायता करता है। बहुविध बुद्धि निम्न प्रकार की होती है दोस्तों। पहला दिया गया है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा है भाषीय या भाषिक बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि और चौथा है संगीतिकी बुद्धि। पांचवा है शारीरिक गतिक बुद्धि, छठा है अंतर्विषयक या पारस्परिक योग्यता, छठा है दोस्तों सातवां है अंतरावैयक्तिक बुद्धि और आठवां है प्राकृतिक बुद्धि। बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सटीकता से दृश्य एवं स्थानिक वस्तुओं के प्रत्यक्षण की योग्यता मान की स्थानिक योग्यता से संबंधित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन में नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है, शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम रटन विधि से दूर हटे। और कथन दूसरा है, शिक्षक को ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन के साथ संबद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा दोनों ही दोस्तों सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिंतनशील शिक्षण एक अभ्यास है जिसमें यह सीखना शामिल है कि अपने वातावरण से सीख कर एक अधिक आकर्षक शिक्षक कैसे बने। एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीखने को रटने की विधि से दूर स्थानांतरित कर दिया जाए तथा नए ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो ए दिया गया है शरीर क्रियात्मक वृद्धि, बी है दोस्तों समकक्ष समूहों के साथ गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना, सी है आत्मनियंत्रण और डी है तर्क संगत रूप से कार्य करने की योग्यता, ई है दोस्तों अधिगम, मार्गदर्शन और नियंत्रण मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी और डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं की विशेषताएं हैं, वयस्क शिक्षा स्वनिर्देशित है,
तर्कसंगत रूप से कार्य करने की योग्यता, लक्ष्य उन्मुखी, ज्ञान और जीवन के अनुभव का उपयोग करता है, और आत्मनियंत्रण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय पास वैयक्तिक गुणों से संबंधित है? तो ए दिया गया है अंधविन्यास, बी है अतिविश्वास, सी है संक्षिप्त मार्गानुसरण, डी है अव्यवस्थित होना, और ई है रिकॉर्ड नहीं रखना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल बी, सी और डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चालक अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकृत श्रेणियां हैं? तो ए दिया गया है विश्लेषण, बी है मूल्यांकन, सी है अभिज्ञता, डी है अभिलक्षण और ई है सहजीकरण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी, डी और ई। मूल्यांकन, अभिलक्षण, सहजीकरण, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चालकता अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकृत श्रेणियां हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, NSQF किसके स्तर में श्रेणी के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है? तो ए दिया गया है ज्ञान कौशल अभिवृद्धि, बी है ज्ञान कौशल अनुभव, सी ज्ञान उपलब्धि अभिवृद्धि और डी है कौशल अनुभव अभिवृद्धि। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ज्ञान कौशल अभिवृद्धि। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा ज्ञान कौशल और योग्यता के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है और इन स्तरों की सीखने के संदर्भ में NSQF को परिभाषित किया जाता है। यह ज्ञान विद्यार्थियों के पास होना अनिवार्य है, भले ही वह किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो लिस्ट 1 में दोस्तों एरिक्सन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक विकास चरण है और दूसरे में संदर्भित उसके उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो ए का सही हो जाएगा आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत अविश्वास। तो इसका सही है दोस्तों भरण या फीडिंग। और बी दिया गया है परिश्रम बनाम हीनता। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा विद्यालय या स्कूल। सी है आत्मीयता बनाम एकाकीपन। इसका दोस्तों सही हो जाएगा प्रेम संबंध। और डी है उत्पादकता बनाम गतिरोध। इसका सही होगा लालन पालन या परामर्श प्रदान करना, पेरेंटिंग या मेंटरिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए गए हैं और सूची 2 में उसकी लगभग आयु दी गई है दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ए में दिया गया है संवेदी प्रेरक, इसकी सही आयु दी गई है दोस्तों 0 से 2 वर्ष। और बी है पूर्व संक्रियात्मक, इसकी सही आयु है बच्चों के बोलना शुरू करने से लगभग 7 वर्षों तक। और सी है मूर्त संक्रियात्मक, प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु तक। और डी है आकारिक संक्रियात्मक और इसका सही है किशोरावस्था से वयस्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन बातों से संबंधित है? तो इसका दोस्तों ए हो जाएगा ज्ञान या पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। बी है नई जानकारी या अधिगम को प्रोसेस करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है। सी दिया गया है जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री या अनुदेश परोसते हैं तब वे पाठ्यचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। और डी है विद्यार्थी समालोचनात्मक प्रश्न उत्तर के उत्तर कैसे देते हैं। और ई है संस्थान ने भाषा प्रयोगशाला की स्थापना किस प्रकार की है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत संबंधित है, पहला है ज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कैसे अवस्थित किया जाता है। दूसरा है नई जानकारी को प्रोसेस करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है। तीसरा है जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री परोसते हैं तब वे पाठ्यचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। और सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत डेविड आसुबेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने छात्र के ज्ञान के आधार पर शिक्षण को विस्तारित करने पर बहुत जोर दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक प्रतिभाशाली छात्र को आप परामर्श देंगे। तो इसका दोस्तों चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है जिसकी मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। हमें प्रतिभाओं का उचित सम्मान करना चाहिए तथा किसी प्रकार से उनका चयन करके ज्ञान, योग्यता व क्षमता का समाज व राष्ट्र के हित में योगदान लें और इनका सुसमायोजन करना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 में एरिक के मनुष्य सामाजिक विकास के चरण पूछे दिए गए हैं और सूची 2 में सन्निकट आय। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक तरफ दोस्तों मौलिक विश्वास बनाम मौलिक विश्वास, तो इसका सही होगा जन्म के 12 से 18 महीने, बनाम मौलिक अविश्वास 3 से 6 वर्ष, अतरंगता बनाम एकाकीकरण, पूर्व वयस्कता और अहम सत्यनिष्ठा बनाम भग्नाशा बाद की वयस्कता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दोस्तों अभिकथन और रीजन दिया गया है। तो अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वे और जो भी उनका संज्ञानात्मक स्तर है। और दोस्तों इसका तर्क दिया गया है, निर्व्युपदेशिता, निर्णायक या जजमेंटल होना, अनभिज्ञता को उजागर करना सफल संप्रेषण के मार्ग में अवरोध है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन, शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वे हैं और जो भी उनका संज्ञानात्मक स्तर है, ये सत्य है दोस्तों। और जिसके संदर्भ में दिया गया कारण निर्व्युपदेशिता, निर्णायक होना, अनभिज्ञता को उजागर करना सफल संप्रेषण के मार्ग में अवरोध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला कथन है, पियाजे के अनुसार संरक्षण समस्याओं को हल करने की योग्यता तर्कना के 3 मूल पहलुओं के बोध पर निर्भर करती है, तादात्म्य, परिहार और विपर्ययिता। और कथन दूसरा है, वर्गीकरण का चरण किसी एक सेट में वस्तुओं की एक विशिष्टता पर केंद्रित करने और उक्त विशिष्टता के अनुसार वस्तुओं का समूहीकरण करना किसी विद्यार्थी की योग्यता पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा गलत है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की 4 मुख्य अवस्था होती हैं। ये अवस्था क्रमबद्ध होती हैं तथा प्रत्येक अवस्था में बाल समायोजन एवं अनुकूल करने का व्यवहार सीखता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था अधोलिखित है। दोस्तों एक तरफ अवस्था दी गई है, दूसरी कॉलम में आयु और तीसरे कॉलम में विशेषता दी गई है। तो संवेदी गामक अवस्था, इसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष और विशेषता होती है सहज क्रियाएं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों तथा गंधों का अनुभव और अनुभवों की पुनरावृत्ति। दोस्तों दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। और दोस्तों इसकी विशेषता है अनुकरणशीलता, अंतःप्रज्ञा, कला और अहम केंद्रित, जोड़ घटाना, संख्या का प्रयोग करना सीखना। दोस्तों अगले में मूर्त संक्रियात्मक और इसकी आयु है दोस्तों 7 से 12। और दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, पारस्परिक संबंध, सतर्कता सीखता है। और अगला है अमूर्त अवस्था, इसकी आयु है 12 से अधिक और इसकी विशेषताएं हैं तार्किक चिंतन, समस्या समाधान, परिकल्पनात्मक बोध। दोस्तों अतः कथन पहला सत्य है और कथन दूसरा असत्य है, क्योंकि वर्गीकरण का चरण किसी एक सेट में वस्तुओं की विशिष्टता पर केंद्रित करने और उक्त विशिष्टता के अनुसार वस्तुओं का समूहीकरण करना किसी विद्यार्थी की योग्यता पर निर्भर करता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित करना है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दोस्तों एरिक्सन मनो सामाजिक विकास दिया गया है और सूची 2 में उसके चरण दिए गए हैं दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ए घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, इसका सही होगा 20 से 29 वर्ष की आयु में। बी है अहम सत्यनिष्ठा बनाम भग्नाशा, तो इसका सही हो जाएगा सामान्यतः सेवानिवृत्ति के बाद।
सी है जननात्मकता बनाम गतिहीनता। दोस्तों इसका सही हो जाएगा वयस्क जीवन के बड़े हिस्से में। डी है अस्मिता बनाम भ्रांति, तो इसका दोस्तों किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन में दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वैयक्तिक क्षमताएं निर्धारित करती हैं कि हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं। और कथन दूसरा है दोस्तों सामाजिक क्षमताएं निर्धारित करती हैं कि हम संबंध कैसे निभाते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। दोस्तों सूची 1 में शिक्षण प्रणालियां दी गई हैं और सूची 2 में है कार्यान्वीकरण। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षक प्रणालियां और कार्यान्वीकरण। तो ए दिया गया है अनुदेशन, और इसकी कार्य प्रणाली देख लेते हैं दोस्तों। कार्यान्वीकरण देख लेते हैं विद्यार्थियों और शिक्षण के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। और बी दिया गया है प्रशिक्षण, इसका दिया गया है दोस्तों शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास। सी है अनुबंधन, इसका सही है शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति। और डी है मतारोपण, और इसका सही हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित है। दोस्तों ए दिया गया है व्यावसायिक साहित्य, दूसरा है सहकर्मी, तीसरा है व्यावसायिक समितियां और चौथा है व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निष्पादन तत्परता स्तर के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक वर्ग में है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति यह होगी। दोस्तों ए दिया गया है चुनौतीपूर्ण कार्य देना और भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करना। बी है कार्यों में लगाना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान किए जाने की गुंजाइश हो प्रदान करना। सी है निष्ठ से पर्यवेक्षण के साथ परामर्श एवं दिशा निर्देश देना। और दोस्तों डी दिया गया है कार्यों को विशिष्ट एवं सरल बनाए रखना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छात्रों को सिखाने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न रणनीति का प्रयोग किया जाता है और जैसे निष्पादन तत्परता के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक वर्ग में हैं उनके लिए उसे कार्यों में लगाना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान दिए जाने की गुंजाइश को प्रदान करना सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, इसकी अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों कवर करेंगे। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और आगे की तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख सकते हैं।